So, okay. So, let's starting my class again. Good morning, everyone. Let's start our fourth lecture of kinetic theory of gases. आज हम लोग बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे और आज सीपीसीवी के बारे में बात करेंगे. चीजें लगती हैं कि बहुत सारा केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बट इट वुड बी कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो टुडेज डेट इज 7th of Feb और कल से हम ऑफलाइन जा रहे हैं, तो वी विल कंटिन्यू देयर एज वेल. लेट्स स्टार्ट. हम बात कर रहे हैं पहले कल लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम की. ठीक है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो हमने बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली क्या था. तो इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ कैरिंग एनर्जी, यानी एक ऐसा इंडिपेंडेंट मोड जो दूसरे मोड्स पे डिपेंड नहीं करता हो और एनर्जी कैरी करता हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो हर गैस का अपना अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. हमने क्या लिया, एक मोनो एटॉमिक गैस लिया. क्लियर. अब एक मोनो एटॉमिक गैस के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं मूव करने के, इंडिपेंडेंट मोड्स हो सकते हैं. तो इसके पास तीन ऑप्शन. एक क्या है, एक है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर जाएगा, एक है ये एक्स के लॉन्ग मूव कर जा सकता है, दूसरा ये वाई के लॉन्ग मूव कर सकता है और तीसरा ये जेड के लॉन्ग मूव कर सकता है. यानी तीनों जो एनर्जी आएगी वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आएगी. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 3, और जो तीनों होता है वो होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डीओएफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम. यानी अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस का पूछे तो लिखना एफ जो होता है, एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3. तीनों जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पे. क्लियर. मोनोटॉमिक गैस में सिर्फ वो क्या मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग. अब बच्चों हम बात करें, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं, बस रिपीट कर रहा हूं मैं. अब मैं बात करता हूं डायटोमिक गैस के बारे में. बच्चों आपको एक डायटोमिक गैस दिख रहा होगा आपको. देखो, तीन जो एक्स वाई जेड के लॉन्ग मोशन वाला पार्ट है ये कहीं जाने वाला नहीं है. कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी गैस हो, गैसियस मॉलिक्यूल हो, वो कम से कम उसका रैंडम मोशन 3 एक्स वाई और जेड में तो होगा ही होगा. क्लियर है, एक्स वाई जेड में तो होगा ही होगा. जब एक्स वाई जेड में होगा तो हम कह सकते हैं कि इसके पास भी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3. कम से कम 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसके पास होगा ही होगा. इसके अलावा क्या होगा इसके पास, तो हम गौर से देखें तो ये 2 एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है. कौन कौन सा, तो मान लो ये डंबल है, तो 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस की अगर बात करूं तो एक इंडिपेंडेंट एक्सिस अगर ऐसे होगा, ये अगर एक्स के लॉन्ग है तो मान लेते हैं एक वाई होगा और एक जेड होगा. इन दोनों एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है ये. इसीलिए हम कहते हैं कि इसके पास 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा. अगर ऐसा समझना है तो ये अगर एक्स के लॉन्ग होगा तो ये वाई के लॉन्ग होगा और ये जेड के लॉन्ग होगा. क्लियर. तो अगर मैं बोलूं इसके पास रोटेशनल कितना एनर्जी कैरिंग कैपेसिटी होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर मैं बात करूं इसके पास 2 होगा. तो अगर मेरे से कोई पूछे कि टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो टोटल होगा इसके पास 5. याद रखिएगा, इसके पास डायटोमिक गैस के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यानी 5 मोड ऑफ एनर्जी कैरिंग होगा. इसमें से 3 जो होगा वो ट्रांसलेशनल होगा और 2 जो होगा वो रोटेशनल होगा. क्लियर है क्या. तो याद रखिएगा, डायटोमिक गैस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल. अब बच्चों हम आते हैं तीसरा, ट्राइटोमिक गैस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, ट्राइटोमिक गैस का मैंने एक रैंडम शेप बनाया है. ठीक है, लीनियर नहीं है बिल्कुल भी है. अब मैंने बोला कि इसके पास क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो एक्स वाई जेड वाला कहीं नहीं गया है, वो तो है ही अपना एक्स वाई और जेड के लोग लीनियर मोशन, पूरा मॉलिक्यूल मूव कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसमें भी 3 होगा. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3, वो तो होगा. अब रोटेशन की क्या कैपेसिटी है इसके अंदर, इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि रोटेशन के अंदर रोटेशन की कैपेसिटी क्या होगी, तो रोटेशनल कैपेसिटी अगर मैं देखूं अगर इसका, तो रोटेशनल गौर से देखें कि मैं इसको 3 मोड्स में रोटेट कर सकता हूं. कैसे, एक मैं रोटेट कर सकता हूं इसको इस एक्सिस के अबाउट, दूसरा मैं रोटेट कर सकता हूं इसको कुछ सेकंड वाले के अबाउट, तीसरा मैं रोटेट कर सकता हूं कुछ इसके अबाउट. यानी कुल 3 तरीकों से इसको हम रोटेट कर सकते हैं.
तीन तरीके से रोटेट कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसके, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास कितना हो जाएगा, 3। तो ट्राई एटॉमिक गैस में आप कह सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो क्या होगा, 3 + 3 विल बी इक्वल्स टू 6। बस दिमाग में बिठा लो कि 3 5 6, मोनो का 3, डाई का 5, ट्राई का 6, इतना ही दिमाग में आपको रखना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इसके बाद। क्लियर है? तो कुल मिला के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद रखना एक तरीका और होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे ही मिलेगा, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं मिलेगा। एग्जाम में कभी ये शब्द यूज कर दे तो जरूर उसका पूरा हिंट आपको दिया जाएगा, लेकिन ऑन जनरल कुल मिला के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 3 5 और 6 ही होते हैं। ठीक है विवेक, मैं रोटेशनल फिर से बता देता हूं, रोटेशन के 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल देख रहे हो, तीनों मॉलिक्यूल के अबाउट मूव कर जाएगा, तो कुल मिला के 3 रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऑप्शंस इंडिपेंडेंट है। सिर्फ देखो, आपको इंडिपेंडेंट देखना है, तो एक 3 ये ऐसे हो सकता है, एक और तरीके से देख सकते हो आप। वो तरीका क्या हो सकता है, तो एक आप ले सकते हो इन दोनों मॉलिक्यूल के अबाउट, दूसरा ले सकते हो आप इन दोनों मॉलिक्यूल के अबाउट, इन दोनों मॉलिक्यूल, तीसरा ले सकते हो आप इन दोनों मॉलिक्यूल के अबाउट, तो फिर भी 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो कुल मिला के 3 तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पॉसिबल है रोटेशनल के। क्लियर है? तो आपका कुल मिला के हो गया ट्राई एटॉमिक में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं आखिर एक इंटरनल एनर्जी क्या होता है। बच्चों मैं पढ़ा तो रहा हूं आपको केटीजी, लेकिन मैं केटीजी में ही एंटर कर रहा हूं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इसीलिए केटी से मिला हुआ है। मैं थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करता हूं और देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में ठीक ठाक इंटरनल एनर्जी को पढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो बच्चों अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, इंटरनल एनर्जी। बच्चों ये टॉपिक आप पढ़े लो, ठीक है? कोई बता सकता है क्या इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई, क्या व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी? एक तो फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, चलो मंतशा आपने बोला एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है, मैं केमिस्ट्री के लिहाज से बिल्कुल सही मानूंगा, लेकिन क्या इंटरनल को डिफाइन कर सकते हो? आई जस्ट वांट बेसिक डेफिनेशन, नॉट फॉर्मूला, फॉर्मूला तो हम लाएंगे। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। राहुल ने हैंड रेज किया है, राहुल गो अहेड प्लीज। मैं राहुल अनम्यूट कर रहा हूं आपको। हाँ राहुल गो अहेड प्लीज, बोलिए। All energy that is stored in any body राहुल is कर called दिया अनम्यूट, internal. बोलो। सर आवाज नहीं आई। एक बॉडी में जितना भी एनर्जी स्टोर होता है उस सबको राहुल सर जस्ट अ मिनट, इंटरनल एनर्जी राहुल बोलते आवाज, हैं सर। बोलिए राहुल बोलिए। सर एक बॉडी में जितना भी एनर्जी स्टोर होता है उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं सर, उसे टोटल एनर्जी को इंटरनल, मिला। मैं राहुल की बात को मान लिया, ठीक है। अंजलि ने बोला है ऑल एनर्जी द बॉडी बियर्स, ठीक है। राहुल की बात और अंजलि की बात मैंने मान लिया, तो एक काम करते हैं, आप दोनों की बात को अग्री करते हुए मैं कुल इंटरनल एनर्जी को मैं अगर डिफाइन करूं तो लिख सकता हूं, it can be defined as energy possessed by the body। डन, मैं आपकी बात को मान लिया कि इट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। कई लोग कहोगे कि सर टोटल भी लगाते, कई लोग देखो काफी चीजें बता रहे हैं कि स्टेट फंक्शन है वगैरह वगैरह, मुझे कहाँ इतना पता, मैं तो फिजिक्स वाला हूँ, मैं तो ये सब बताऊंगा नहीं कि कौन स्टेट फंक्शन है कोई फंक्शन है, सब मैं बाद में बात बताऊंगा। मैं तो भाई सिंपल बात करूंगा कि इट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, हो गया। अब ये इंटरनल एनर्जी को कुल हम 2 पार्ट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में। एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है मैक्रोस्कोपिक। क्लियर? मैं आता हूं सिमरन आपकी बात पे। तो कुल मिला के 2 लेवल है। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, तो हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। क्लियर है? और ओवरऑल बॉडी मूव कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसको कहते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक। क्लियर? तो हम लोग का जो इंटरनल एनर्जी होता है, वो कुल मिला के 2 पार्ट में होता है। इंटरनल एनर्जी बेसिकली होता है
U माइक्रो प्लस U मैक्रो। क्लियर? दो पार्ट में होता है। हम यहां पे जब इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों कि हम ये मान के चलेंगे कि जो मैक्रो एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो है। यानी बाहर की काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है, जीरो है। यानी हम इंटरनल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय ईच मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम सारी एनर्जी कंसीडर नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ वही एनर्जी कंसीडर करने वाले हैं जो हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी कैरी कर रहा है। हम ओवरऑल बॉडी की एनर्जी को कैरी नहीं करने वाले हैं। यानी अगर मैं बात बोलूं तो सिंपल सा जो है इंटरनल एनर्जी जो होता है, ई को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यू से। अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है, तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है। अब माइक्रोस्कोपिक एनर्जी में क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल and rotational energy possessed by molecules तो यहीं से बच्चों इंटरनल एनर्जी का एक और डेफिनेशन आता है। अगर अपने हमारे फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो इंटरनल एनर्जी का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड, जो सिमरन ने भी यही बात कही थी, इट कैन बी डिफाइंड एज sum of kinetic, sum of translational and rotational kinetic energy possessed by molecules। यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो याद रखोगे तो काम करेगा। ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन है जो एक्चुअली में हमको काम आने वाला है कि इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर जो काइनेटिक और पोटेंशियल जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एनर्जी होता है, इसको कहते हैं कि एक तरीके से हम लोग व्हाट, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिखूंगा, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। क्लियर है? एक याद रखना कि एट हायर टेम्परेचर्स पे U जो हो जाता है वो ट्रांसलेशनल तो रहता ही है, रोटेशनल तो रहता ही है, प्लस एक वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाता है, जिसकी बात कभी कभी आ सकती है। बच्चों लिख लो इसको, कहीं कोई दिक्कत है सवाल पूछो, जल्दी नोट कर ले सब लोग इसको। हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो एंड कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को इग्नोर कर देंगे, जो अंजलि आपने डेफिनेशन दिया था शुरुआत में कि ऑल एनर्जी द बॉडी बियर्स। इस ऑल एनर्जी में से ना बाहर की एनर्जी हम लोग पूरी तरह इग्नोर कर देंगे, यानी टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल वाला। तो बॉडी अंदर की एनर्जी बचेगी। अब अंदर की एनर्जी क्या है, तो मॉलिक्यूल के अंदर की एनर्जी बचेगी। मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, बॉडी मॉलिक्यूल या तो रोटेट करेगा या तो ट्रांसलेट करेगा, दो ही तरह का काम हो सकता है। जल्दी नोट कर ले क्योंकि इसी से अपना इंटरनल एनर्जी डिफाइन होगा। जस्ट हाँ वेट करो, विल वेट फॉर अ मिनट, लिख लो जल्दी से।
लास्ट 30 सेकंड बच्चों। आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ओके जल्दी लिखो जल्दी। चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम बात करते हैं आइडियल गैस के बारे में। तो जब आइडियल गैस की सारी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, जो प्रेशर का पूरा डेफिनेशन हमने निकाला था, सब कुछ निकाला था, उसमें एक बड़ी सिंपल सी बात हमने कंसिडर की थी कि वो गैस जो था, आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल था वो मोनो एटॉमिक था। तो हम ऐसा कह सकते हैं, वी डिस्कस्ड ideal gas as a ideal gas molecule as a spherical monoatomic molecules। तो हमने पूरा का पूरा जो आइडियल स्टेट लिया है ना, वो पूरा का पूरा एक एजम्पशन पे काम किया। एजम्पशन क्या लिया हमने कि जो गैसेस का जो मॉलिक्यूल है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो उस हिसाब से अगर बोलूं कि आखिर बताइए कि उस मोनो एटॉमिक गैस फॉर मोनो एटॉमिक गैस की अगर मैं बात करूं, फॉर मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं, कि जब बात मोनो एटॉमिक का किया तो मोनो एटॉमिक का ही बात करेंगे हम लोग। फॉर मोनो एटॉमिक गैस अगर मैं बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी, या अगर मैं बात करूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो 1 मोल के लिए अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ। 1 मोल का मास कितना होता है, कैपिटल मास m होता है क्या, इनटू वेलोसिटी कितना होता है, VRMS होता है क्या। अगर मैं बच्चों ऐसा लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस के लिए कितना होना चाहिए, अगर मोनो, दो डाइट्राइट भूल जाओ, खाली मोनो की बात कर रहा हूं, तो मोनो एटॉमिक के लिए अगर मैं बात करूं तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस अगर मैं बात करूं तो हाफ MVRMS का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बोलो। तो अगर हाफ MVRMS का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो क्या इसको आप नहीं लिख सकते हो क्या, हाफ इंटू m। VRMS कितना होता है, 3RT/m नहीं होता है क्या। तो ये m कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3/2RT हो गया क्या। बच्चों क्या काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो हो गया वो क्या 3/2RT हो गया क्या, क्लियर है। तो अगर इसी तरीके से जब काइनेटिक एनर्जी 3/2RT हो गया, तो बच्चों एक सवाल उठता है कि मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तीन मोड ऑफ एनर्जी कैरिंग है, ठीक है। और तीनों क्या है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो हम ऐसा यहीं पे एक लॉ देते हैं, यहीं पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कुछ बहुत बड़ा टर्म चीज नहीं है ये। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। जो समझने की कोशिश करते हैं, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये कहता है कि आपके मोनो एटॉमिक गैस में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होगा। तो आप ऐसा समझो कि अगर मैं इतना लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी
या इसका स्टेटमेंट अगर लिख दूं, it states that each degree of freedom carries equal काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? मैं बच्चों कह रहा हूं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगा। अब मैं कह सकता हूं क्या कि टोटल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी तो निकाल चुके हम लोग, टोटल एनर्जी कितना है, अगर मैं यहां पे लिखूं अगर कि काइनेटिक एनर्जी इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, अगर मैं बोलूं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इज इक्वल टू कितना आया हुआ है, 3/2 RT आया हुआ है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि काइनेटिक एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 RT होगा, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना हो जाएगा, हाफ RT हो जाएगा क्या? बच्चों ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि देखो मैंने कहा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है, ठीक, मैंने मान लिया। अब यहीं पे कहा गया कि आपके पास जो टोटल मोनोएटॉमिक गैस में है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3 है, तो तीनों में बराबर बटना चाहिए, क्योंकि आपने रैंडम माना है मोशन को, सारा डेरिवेशन यही माना था कि एक्स में, वाई में, जेड में रैंडम मोशन है। तो आपका जो 3/R2 है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना जाएगा, हाफ RT और हाफ RT। तो एक बात तो तय हो गई यहां से कि अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखा जाए तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, और यही आता है हमारा कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। याद रखना है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो कितना एनर्जी कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है हाफ RT। यही हमको आगे, यही आपको हमको हेल्प करता है आगे कि अगर मान लीजिए इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F, अगर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम F होगा तो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ RT इंटू F। इसको हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं F/2 RT। याद रखिएगा, अब इससे क्या डाई और ट्राई दोनों का नहीं निकल जाएगा क्या? डाई में F का वैल्यू कितना होगा, 5, और ट्राई में F का वैल्यू कितना होगा, 6। मास आदर्श कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो आदर्श की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का है, वो मास पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन 1 मोल की बात हो रही है अभी, इस बात को मत भूलना आदर्श, अभी सब कुछ 1 मोल की बात हो रही है अभी। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इतना साफ साफ लिखें, अभी कुछ और फंडे क्लियर करूंगा तब जाके पूरा दिमाग में जाएगा, ठीक है? तो आप इतना पहले लिखो, इतना लिख लो एक बार, मैं फिर कंक्लूड करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार समझ में आ गया तो ये टॉपिक सबसे आसान है, खाली 2-3 फॉर्मूले पे पूरा टॉपिक चल जाएगा, पूरा थर्मोडायनेमिक्स। हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, आप लिखो, मैंने बताया कि 1 मोल गैस की बात हो रही है, अभी कुछ ज्यादा बात नहीं हो रही। 1 मोल गैस के लिए जो टोटल मोनोएटॉमिक गैस में एनर्जी होती है वो 3/2 RT होता है। मैंने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा, तो हाफ RT हो जाएगा। अब मैं इसे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी स्टोर होगी, तो डाई में 5 है तो 5/2 RT हो जाएगा, ट्राई में 6 है तो 6/2 RT हो जाएगा। तो इससे सारे गैस के अंदर का इंटरनल एनर्जी निकल गया। इसी टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी।
इसी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो कहते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। आज के बाद अगर कुछ दिमाग में रखना है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ RT एनर्जी होती है एक मोल गैस के लिए। कितना आसान फॉर्मूला है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आया, इंटरनल एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला आया हाफ FRT। क्लियर है? हाफ FRT फॉर्मूला है। तो हाफ FRT तो एफ तब का पता है, मोनो डाई ट्राई का एफ पता है, तो मोनो का 3/2, डाई का 5/2 और ट्राई का 6/2। हाँ श्रेया, 6/2 को 3 लिख सकते हैं और मैंने कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ा है। इंटरनल एनर्जी फॉर n मोल्स ऑफ गैस अगर बात करूं, तो अगर 1 मोल का हमको पता है, अगर हमको 1 मोल का फॉर्मूला पता है, तो क्या n मोल्स का नहीं निकाल लेंगे? U इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाफ n इंटू FRT। हाफ n इंटू FRT हो जाएगा। अगेन लेते हैं, अगेन लिख लेते हैं मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई। मोनो का कितना हो जाएगा? n तो रहेगा ही 3/2, 3/2 NRT, 5/2 NRT और ट्राई का 6/2 NRT। क्लियर है? सिमरन निकालते हैं ना इंटरनल एनर्जी का, चेंज निकालने को कह रहा हूं, आखिरी लाइन वही बोलूंगा, बताऊंगा। बच्चों मैं अभी इंटरनल एनर्जी किस किस तरीकों से लिखा जा सकता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपको मैं बता रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी पर मोल हो सकता है, टोटल नंबर, टोटल इंटरनल एनर्जी n मोल्स के लिए वो पूछ सकता है आपसे, और लास्ट में पूछ सकता है पर मॉलिक्यूल के लिए। अपने को सब पता होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल।
इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना होगा। याद रखिएगा इसका जनरल फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ FRT पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, एवोगैड्रो नंबर। याद रखिएगा यहीं पे एक टर्म आता है हाफ F इंटू के टी। याद रखिएगा बच्चों यहां पे K को कहते हैं हम लोग, K होता है R बाई एवोगैड्रो नंबर। इसको नाम देते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है राहुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं, पर क्यों लिखेंगे हम। तो अब देखिए, अब आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया है। अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा यहां पे मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई ट्राई। मेरा सिंपल सा फंडा है, यहां पे मोनो के लिए कितना होगा, हाफ 3/2 KT। डाई के लिए कितना होगा 5/2 KT। और ट्राई के लिए कितना होगा 6/2 KT। आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बहुत क्लियर है, हाफ FRT एक मोल के लिए, n मोल्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, एक मॉलिक्यूल के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। क्लियर है। आप किसी भी गैस का आप इंटरनल एनर्जी देख करके निकाल सकते हो। किसी भी गैस का, अगर मैं तो सिर्फ बात ही नहीं कर रहा हूं कि इंटरनल एनर्जी का यूज फर्स्ट लॉ में कैसे करेंगे, मैं तो कह रहा हूं किसी भी इंटरनल एनर्जी का, कोई भी किसी भी गैस का इंटरनल एनर्जी आप निकाल सकते हो। मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, चेक कर लो खाली। मोनो होगा तो 3 होगा, डाई होगा तो 5 होगा, ट्राई होगा तो 6 होगा, इतना ही याद रखना है। ठीक। और लास्ट में मेरे से एक सवाल पूछा गया था सिमरन का कि सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। देखो सिंपल सा बात है कि अगर कोई पूछे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो मैं टोटल इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू एन रह जाएगा वैसे ही, एफ रह जाएगा वैसे ही, आर रह जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। यानी एक बात तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस याद करो, याद करो, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर का चेंज जीरो होगा तो क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो नहीं हो जाएगा क्या। बोल दो कुछ। केमिस्ट्री याद है, थर्मोडायनेमिक्स, कि अगर इन टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, या कह सकते हैं टेम्परेचर डेल्टा टी अगर जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो। ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हुए हो ना। आई होप बच्चों ये आपको इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट फॉर्मूला है और इस पे खूब सवाल, आप तो छोड़ो इंटरनल एनर्जी का चेंज, खाली इंटरनल एनर्जी पे फिजिक्स में ठीक ठाक सवाल आए हुए, मैं भी करवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, खाली एनर्जी पे क्वेश्चन करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा इस फॉर्मूले पे। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फॉर्मूला है इसमें। दो बातें याद कर लो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ है, हाफ आरटी। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो खाली उसको, एक मोल के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। मैं आप लिखना लिख चुके हो सब लोग, तो बता दो मुझे। So I would then let's start the question. मैं बस चाहता हूं आप बेसिक्स को क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन बनाओ। विवेक सीवीसीपी हम अभी पढ़ाई नहीं ना, सीपीसीपी हम आएंगे अभी। तुम सीवीसीपी के तरफ जा रहे हो, हम उसको भी रिलेट करेंगे। अभी इतना हमने पढ़ा है क्या, वो उतना याद रखो। अभी हम उसके लिए प्रॉपर आपको डिराइव करेंगे फॉर्मूला।
देखते हैं आप कितना दिमाग लगा पाते हो। बेसिक पॉइंट पे है लेकिन फिर भी फंसा सकता है आपको, थोड़ा सोचो बस खाली। देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है। मैं जब बता दूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत बेकार लगेगा। जस्ट टेक इट अ थॉट कि क्यों फंस रहे, क्या दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में। क्यों मृगांक, लीटर क्यों निकालना चाह रहे हो? मैं तो ढूंढ रहा हूँ राहुल को। राहुल, तुमने जो मुझे लॉजिक, लास्ट मैसेज तुमने जो मुझे भेजा था, उस मैसेज का तुम यूज करो। मैं तुमको हिंट कर रहा हूँ राहुल, जो तुमने मुझे मैसेज भेजा है आखिरी वाला, उस मैसेज का तुम यूज करो। एनआरटी इक्वल्स टू पीवी, कुछ होगा क्या उसका? मैं आपसे शुरुआत करने को सिर्फ इतना कहता हूं कि आपको गैस देखना है। गैस कौन सा है? डाई एटॉमिक, यानी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा सीधा इंटर कर जाएगा 5/2। डाई का मतलब 5, 5/2 एनआरटी। डिग्री इंटरनल एनर्जी बहुत क्लियर कट 5/2 एनआरटी होगा। बच्चों मुझे ये बताओ कि 5/2 एनआरटी होगा, ये एनआरटी किसके इक्वल होता है? क्या करें ना, टेम्परेचर में कुछ दिया हुआ है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या कहीं कोई टेम्परेचर कहीं दिया हुआ है? कुछ लोग बोल रहे हैं डेंसिटी लगा दीजिए, मैं उस पर भी एग्री नहीं करूंगा। मैं उस पर भी एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज अगेन पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी होता है क्या? राहुल तुमने यही तो कहा था। तो क्या मैं इंटरनल एनर्जी को 5/2 इंटू पीवी नहीं कह दूं? अब बताओ, 5/2 पीवी नहीं कह दो एनआरटी की जगह? अब बच्चों मैं क्या ऐसा नहीं कह सकता हूं क्या कि 5/2 इंटू प्रेशर? ये वॉल्यूम का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन डेंसिटी दिया हुआ है। और आप वॉल्यूम जानते हो, वॉल्यूम जानते हो कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है? 1 kg, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 4। तो ये भी निकल जाएगा क्या? 5/2 इंटू 8 इंटू 10⁴ इंटू 1/4। नहीं, 5 इंटू 10⁴ जूल आएगा क्या? आप किसी तरीके से निकालो, एंड में वही करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेंसिटी को जो PM/RT बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक समझो, ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, हमको अपने को फॉर्मूला पहला यहां तक पहुंचना है। यहां तक हम पहुंच गए, फिर हमको जो करना है वो हम करें। क्या ये इजी क्वेश्चन था क्या?
ये 2009 का क्वेश्चन था, ये ट्रिपल का। ये 2009 में क्वेश्चन आया था, बेसिक पूछा है आपसे, एनर्जी पूछा है। ये किसी मॉड्यूल में भी इतने सही सवाल नहीं मिलेंगे आपको एनर्जी को लेकर, इंटर एनर्जी को लेकर, ठीक है, जो जेई में खुद पूछा गया। मैं बच्चों आपको अब तरीका समझ गया, आप एक और ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर। आगे बढ़ रहा हूं, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ये तो बनना चाहिए, मतलब 2019 में देखो सवाल फिर से पूछा है, और ये मैं उम्मीद करता हूं सब बना लोगे। कुछ ट्विस्ट है क्या? ना, ट्विस्ट भी नहीं है ज्यादा। जो रेपिटेशन देखो क्वेश्चन का, लॉजिक का रेपिटेशन देखो आप। पहले गैस पहचानो, बिना गैस जाने कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, खाली गैस एक एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। देखते हैं आंसर, देखते हैं मंतशा, सही है वैसे, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। जो जल्दबाजी कर रहे हैं उन्हीं का गलत हो रहा है। बिल्कुल सही अंजलि। 5 out of 7 people have replied correctly. Need more. थ्री बाई टू एनआरटी। ऑर्डर पूछा है आपसे, नंबर भी नहीं पूछा है। बिल्कुल सही है सबका। तौकीर, खुशबू, रियांशु सब सही है। आपसे तो नंबर भी नहीं पूछा है। 3/2 एनआरटी को क्या लिखना पड़ेगा? पीवी लिखना पड़ेगा। अब पी तो पता है, वॉल्यूम क्या होता है? मास बाई डेंसिटी। निकालिए जल्दी। वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना था? 2। डेंसिटी कितना था? 8। कितना हो जाना है? 1/4। तो 3/2 तो ठीक है, प्रेशर भी ठीक है, 4 इंटू 10⁴ भाई वॉल्यूम कितना है? 1/4। 4 कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर आ रहा है 1.5 इंटू 10⁴। कई लोग यहीं पे आके रुके हुए हैं, कई लोग यहीं पे आके रुके हुए हैं, उनको लग रहा है कि आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। बात समझिए, सब आंसर मैच कर रहा है। आपसे नंबर तो पूछा ही नहीं है ना, आपसे तो पूछा है एनर्जी का ऑर्डर, यानी पावर कितना होगा। तो क्या पावर आपका 10⁴ नहीं होगा? बोलिए बच्चों, क्या पावर वुड नॉट बी इक्वल टू 10⁴? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको समझ में आ चुका है? पावर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। ये 2019 का क्वेश्चन था, अगेन सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें भी, ठीक है, सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है। मैं अब आगे बढ़ूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं अपन। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड टाइम देता हूं, आप लिख लो। मैंने बोला कि ये फॉर्मूला अपने को दिमाग में रखना है। मोनो है, डाई है, ट्राई है।
गैस का पता चल गया, फिर एनआरटी आया। अब आप आइडियल गैस लॉ में जानते हैं कि एनआरटी टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो फिर एनआरटी को क्या करना पड़ेगा, पीवी करना पड़ेगा। कर दिया पीवी। क्लियर है? चलो लेट्स गो अहेड। बच्चों यहां देखते हैं कि कितने लोग बना पाते हैं। ये देखो, ये सवाल सबसे बेस्ट फेवरेट सवाल है जेई का या किसी भी एग्जाम का। कोई भी एग्जाम में अगर इंटरनल से कोई सवाल पूछेगा तो यही सवाल पूछेगा। वो दो तो एक्सेप्शनल है थोड़े से। और इसके सवाल भी टच एंड गो होते हैं, एकदम जोड़ घटाओ सीधा सीधा। यह आपसे टेस्ट करना चाहता है कि आपको बेसिक फॉर्मूला आता है कि नहीं, बस। गैस पहचानो कौन सा कैसा गैस है। हमारे पास 2 सही आंसर्स आ चुके हैं अभी तक। देखते हैं अंजलि। O2, O2 गैस का फॉर्मूला तो दिमाग में रहना ही चाहिए कम से कम। गैस पहचानो कौन सा मोनो है कौन सा डाई है। ये तो आपको केमिस्ट्री बेसिक लगाना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कौन सा गैस कैसा है, कौन सा गैस कैसा है और उस पर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठेगा। कौन सा गैस है और कौन सा फॉर्मूला ठीक ठीक बैठेगा, ये आपको तो लगाना ही पड़ेगा। 5/2 नंबर ऑफ मोल्स 3 दिया हुआ है, यानी 15/2 RT। यहां देख लीजिए 3/2, n कितना है 5 है, RT यानी 15/2 RT। देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन का अलग निकालिए। ऑक्सीजन कितना है, फॉर्मूला क्या होगा उसका 5/2। आर्गन का क्या होगा 3/2 NRT। कारण देखिए, वो एक डाई है, मोनो आर्गन क्या है, मोनोटॉमिक है। आर्गन तो आ जाता है आपका गैस में, नोबल गैसेस में आ जाता है। अब आपको दोनों को जोड़ना है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दोनों का सम होगा, तो 15/2 प्लस 15/2 RT कितना हो जाना है 15 RT। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? क्या ये कहानी सबको समझ में आई? मैं तरीका बता रहा हूं, एक कर लिया, आगे आपको करना है। दोनों दो तरीके के सवाल है, एक निकालने को, एक दो मिक्सचर का। कोई क्वेश्चन है, सब जेई का सवाल है। ठीक है, दो बेसिक पैटर्न के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज इन टेम्परेचर वाला भी आ सकता है, वो हम थर्मोडायनामिक्स से पढ़ सकते हैं वैसे तो। क्या ये सबको क्लियर है? इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे चलेगा, हाफ एफ, एफ इंटू एन इंटू आर इंटू टी। एफ आपको गैस देख के पता चल जाएगा और एन आपको दिया रहेगा। दो चीजें हैं, एफ और एन, आर टी तो रहेगा ही रहेगा।
आई होप बच्चों सबको ये क्लियर हो गया होगा। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपने अगले सवाल की तरफ। वी हैव वन मोर क्वेश्चन टू, 2 मोर क्वेश्चंस टू गो। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब आपसे क्वेश्चन ज्यादा अमाउंट में बनेंगे। इस क्वेश्चन को भी मात्र 11 लोगों ने सही बनाया था। नीड मोर। बच्चों ट्राई करो इसको। ये सवाल अब सोच लो। ये सवाल मुझे तुम सॉल्व करके दोगे कि देख करके बताओगे, ये आपको सोचना है। और ये अगले साल 19 के बाद सीधे 20 में क्वेश्चन आया। ये मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे आंसर देख के बताओ। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, उसके बाद खत्म करो। इसको सॉल्व करके क्या ही मिलेगा? इसको सॉल्व करके आपको क्या ही मिलेगा? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, याद आ जाएगा अभी क्या कहां कहां देखा है इसको। क्वेश्चन भी नहीं बदला गया, रिपीट हो गया सीधे सीधे क्वेश्चन। यही खासियत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का, कि आपको क्वेश्चन जेई में एग्जाम में कितना भी तुम कंटेंट बना के जाओ, देखा देखा क्वेश्चन नहीं लगेगा। जेई नीट एग्जाम्स में या किसी बोर्ड्स एग्जाम की बात कर रहा हूं, देखा देखा क्वेश्चन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रीवियस ईयर्स बना के जाते हो किसी भी एग्जाम्स में, तब आपको क्वेश्चन पुराना लगने लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यही इंपॉर्टेंस है। अगर तुमने पिछला वाला बनाया था, अब ये बना रहे हो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन कितना ईजी है। 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 12 का आंसर बिल्कुल सही है। मुझे लगता है बाकी लोग फिर सो रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। तो करेक्ट आंसर इज श्योरली 15 by 2 RT। रीजन बहुत क्लियर है। आप प्रियांशु 11 बोल रहे हो, ये पिछला सवाल तो है प्रियांशु। अगर गौर से अगर आप देखो इसमें, इस क्वेश्चन में क्या ही है। इस क्वेश्चन में बोला फिर से भाई 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 5 मोल ऑफ आर्गन है, डाई मोनो करके अलग अलग करके बना लेंगे। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट 15। मैं तो कह रहा हूं सॉल्व ही मत करो, 15 by 2 RT, 15 RT होगा सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही तरह का था, मैंने दे दिया बस। बच्चों मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि अब सबसे बन जाना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर जिससे भी नहीं बना वो बैल है, मतलब सीधा सीधा नीलम सर के शब्दों में। एक ही फंडा इसमें अटकना है आपको। चलो बनाओ, तुम लोग ट्राई खुद से करो। वेरी गुड, 7 लोगों के आंसर आए हैं, 7 सही है। नहीं फिर भी कुछ तो सवाल मन में आया होगा ना। जितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया उनके बारे में कुछ सवाल नहीं आया कि कुछ तो क्वेश्चन में क्लैरिटी की लैकिंग है। मैं कह रहा हूं बन तो जाएगा, पर क्या ये सवाल मन में नहीं आया कि कहीं तो क्लैरिटी की लैकिंग है, कुछ तो नहीं दिया है। बन जरूर जा रहा है, पर कहीं तो आपने अंदाजा लगाया है। खुशबू क्या अंदाजा लगाया, बता सकते हो क्या? गैस कौन सा है? बिल्कुल मृगांक, पर ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के बनाने के पीछे एक ही रीजन है अपना, कि आपके पास ए सी और डी का कोई चांस ही नहीं है। और आदर्श, अभी अभी मैंने बताया कि जब हम आइडियल गैस का सारा कंसिडरेशन लेते हैं तो वो सब मोनो एटॉमिक मान के ही बनाते हैं। मोनो एटॉमिक मान के बनाते हैं। पूरा का पूरा आइडियल गैस की जो थ्योरी है ना, वो मोनो एटॉमिक पे है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब कि बहुत क्लियर है कि मोनो एटॉमिक गैस होगा। अदरवाइज आपको दे देगा कि डाई है कि ट्राई है। अगर विवेक आपको ये समझ में आ गया है तो ही इजी है, अदरवाइज तो ये टॉपिक हिलेगा भी नहीं आपसे, टच भी नहीं होना है क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो मुझे बच्चों क्लियर है कि मोनोटॉमिक गैस में यू कितना होता है? 3/2 nRT होता है।
सबको पता है 3/2 nRT को क्या लिख सकते हो, पीवी लिख सकते हो। स्ट्रेट एक भी सवाल नहीं दिया है किसी भी एग्जाम में, हमेशा घुमाया है, एनआरटी को पीवी में कन्वर्ट किया, कुछ डेंसिटी में घुमाया, लेकिन उतना लॉजिक आप लगा सकते हो। 3/2 प्रेशर कितना है 3 × 10⁶ और वॉल्यूम कितना है 2। इसमें तो डेंसिटी भी नहीं दिया, सीधा सीधा दिया 9 × कितना हो जाएगा 10⁶। करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, बी। आई होप ये टॉपिक बहुत आसान है इस लिहाज से। अगर मैं कहूं कि सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अगर याद है आपको, जनरल फॉर्मूला याद है, मैं अगर आपको कुछ बोलूंगा याद करके आगे बढ़ने के लिए, वो सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, U इक्वल्स टू F/2। ये F ही डिटरमाइन होगा गैस पे, और nRT। सीधा सीधा मैं यही याद रखने को बोलूंगा। आप कुछ याद मत रखो, देखो गैस कौन सा दिया हुआ है, उसे F पुट कर दो, nRT रहेगा ही आपके पास। इतना ही दिमाग में रखो, टॉपिक आगे बढ़ाओ, खत्म है टॉपिक। पूरे अभी तक के पढ़ाई के सब चीजों का कंक्लूजन यही है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। और ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में अल्टीमेट सपोर्ट देने वाला है आपको, अगर आपको दिमाग में आता है। खाली आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई बोल दे जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा, वो क्या होगा, F/2 हो जाएगा, nR ΔT हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो चलो बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आई थिंक हमारा टॉपिक खत्म हो गया। बच्चों आप लोग भी जब बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो बहुत हद तक आप भी सीपी और सीवी की बात कर रहे थे कि सर सीपी और सीवी क्या होता है, और मुझे लगता है कई लोगों को यह फॉर्मूला पता भी है, बट स्टिल अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो, तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिनोट करते थे S से, और मोलर स्पेसिफिक हीट को डिनोट करते थे हम लोग C से, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास और पर यूनिट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? ये स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला होता है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगर आप सीवी की बात करते हो, अगर आप सीवी निकालने जाते हो, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो लॉजिक लगता है आपको लगता है थर्मोडायनेमिक्स में लगता है कि आपको पता है कि एट मोलर हीट रिक्वायर्ड, यानी अगर कोई पूछे आपसे कि हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता है, तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो, N × CV × ΔT। क्या इसमें किसी को भी कोई शक है क्या? क्या इसमें किसी को भी शक है? या केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है, वो होता है NCV ΔT। बोलो, क्लियर है? इज इट क्लियर? और क्या आप लोग ये बात से एग्री नहीं करते हो क्या कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन का वैल्यू कितना होता है, 0। क्या बच्चों आप इस बात से एग्री करते हो क्या कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकॉज वर्क डन इज व्हाट, 0? क्या ये दोनों चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है क्या? बोलो। तो क्या यहां से अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें, तो क्या ये क्लियर नहीं हो जाता कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NCV ΔT होता है? NCV ΔT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NCV ΔT। NCV ΔT, मुझे लगता है ये आपको पहले से पता भी होगा थोड़ा बहुत, क्लियर है? लेकिन आखिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता कितना है? तो मैं तो ऐसे लिखूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू F/2 nR ΔT इज इक्वल टू NCV ΔT। ये n गया, ΔT गया, तो क्या बच्चों यहां से CV का फॉर्मूला आ रहा है क्या, F/2 × R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F/2 × R। CV का फॉर्मूला आता है F/2 × R। यानी अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर CV के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो मोनो का देखोगे, डाई का देखोगे आप, और ट्राई का देखोगे। मोनो का देखोगे तो कितना हो जाएगा, CV का वैल्यू हो जाएगा 3/2R। केमिस्ट्री में याद भी करवाया गया होगा आपको, CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2R। और ट्राई का कितना हो जाएगा CV, 6/2R, यानी 3R।
क्या बच्चों किसी का भी आप सीवी नहीं निकाल सकते हो? नहीं विवेक, मैं थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर चुका हूं, मैं केटीजी से निकल के थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर चुका हूं। मैं सारे इंटरनल एनर्जी, सीपी, सीवी सब केटीजी के अंदर ही खत्म करूंगा। ये किसी भी बुक में आपको मिल सकता है थर्मोडायनेमिक्स में, कोई चिंता की बात नहीं, हम पहले से पढ़े रहेंगे। यानी हम थर्मोडायनेमिक्स का भी 30% पोर्शन केटीजी में ही खत्म कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट पोर्शन इंटरनल एनर्जी जो है पूरा का पूरा हम केटीजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि केटीजी से ही इंटरनल एनर्जी आता है, तो बाद में पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। तो क्या बच्चों ये सीपी सबको क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, सीपी का फॉर्मूला, सीवी का फॉर्मूला देखो, हाफ एफ बाई टू इंटू आर या एफ आर बाई टू। कितना इजी है, एफ का वैल्यू पुट करो, सीवी के जैसा कि एस दिया वैसे सीवी निकालो। इससे आसान मेथड क्या होगा सीवी निकालने का, याद रखने का? केमिस्ट्री में याद रखते थे, यहां पे लॉजिक बता रहा हूं। हाफ एफ आर, जो गैस का याद रखना हो रखो, हाफ एफ आर बस। क्या बच्चों ये क्लियर है सबको? फिजिक्स आपके उन सारे फॉर्मूले के याद करने के प्रोसेस को आसान कर सकता है। जल्दी लिखो बच्चों। जल्दी इसको लिखें। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट ट्रांसफर होता है वहां से निकल के आ रहा है। डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डीटी हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है। उसका यूज करके हमने सीवी का वैल्यू निकाला, सीवी का वैल्यू आया है हाफ एफ आर। जो गैस दूंगा आप सीवी निकाल सकते हो, आप कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। एटलीस्ट लिख लो तो मुझे रिस्पॉन्ड किया आई हैव रिटन। लिख लिया बच्चों? अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो आप लोग अग्री करोगे कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा वो होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कांस्टेंट प्रेशर पर यूनिट मास इनटू पर यूनिट। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हमको तो जरूरत है मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट की, और मोलर स्पेसिफिक हीट को कहते हैं सीपी, ठीक है। मोलर हीट को कहते हैं सीपी। बच्चों अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको लेके जाऊं अगर, तो सीपी का वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स की मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या मैं आगे बताऊंगा आपको डेरिवेशन, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन प्लस एन आर डेल्टा टी। मुझे पता है कि आप लोग सवाल उठाओगे कि सर ये कहां से आया। मैं इसका रेफरेंस देता हूँ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये मैं आगे आपको बता दूंगा। आपको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, थोड़ा अलग है केमिस्ट्री से आपका। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू क्या हो जाता है, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। डेल्टा टी खत्म कर दें अगर हम लोग, एन एन खत्म कर दें, तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो आता है सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। बच्चों इसको हम लोग मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, इसको हम लोग नया नाम देते हैं मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सबको दिमाग में याद नहीं है क्या? क्या सबको याद है क्या सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर? कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं मैं।
तो एक बात इससे क्लियर हो गई बच्चों, कि एक बात तो क्लियर हो गया कि जो Cp का वैल्यू है वो कितना है, Cv प्लस आर है। तो Cv तो कितना था, Fr/2 था, प्लस कितना था R। क्लियर है, Fr/2 प्लस कितना था R। तो अगर इस लिहाज से अगर हम देखें अगर, तो मोनो का कितना होगा, मोनो का, तो मोनो का बोलूं तो क्या लिख सकता हूं, 3R, मोनो का लिख सकता हूं 3R/2 प्लस R, कितना हो जाएगा 5R/2। अगर मैं डाई की बात करूं तो डाई का कितना हो जाएगा, डाई का Cv कितना होता है 5, F का वैल्यू कितना होता है 5R/2 प्लस कितना हो जाएगा R, कितना हो जाएगा 7R/2। और अगर मैं बात करूं ट्राई की बात करूं तो ट्राई का कितना हो जाएगा 6/2, यानी कितना हो जाएगा 6/2R, यानी कितना हो जाएगा 3R प्लस R, कितना हो जाएगा 4R। क्या आप सब लोग सारे गैसेस का अब Cp भी नहीं निकाल सकते हो क्या? मोनो का 5R/2, डाई का 7R/2 और ट्राई का कितना हो जाएगा 4R। बोलिए। तो आपका जो Cv था वो था Fr/2, Cp कितना था Fr/2 प्लस R। मृगांक आपने पूछा है, मैं क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं हूं, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन कितना होगा मृगांक, ऊपर देख लो, क्योंकि तुम पढ़े हो पहले से थोड़ा बहुत, तो मैं इसलिए हिंट कर दे रहा हूं, P डेल्टा V होगा। क्या P डेल्टा V को कांस्टेंट प्रेशर जब कांस्टेंट है तो क्या NR डेल्टा T नहीं लिख सकते हो? आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, मैं चाहता ही नहीं आपको बताना, मैं तो चाहता हूं कि फॉर्मूला देखो यहाँ पे, Cp और Cv का फॉर्मूला। बच्चों आपको अब यहाँ पे मेयर्स फॉर्मूला क्लियर हो चुका है, वो कितना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आई होप Cp और Cv दोनों आ चुका है आपके लिए। Cv आ चुका है Fr/2, आपके पास Cp आ चुका है, वो आता है Fr/2 प्लस R। आई होप अब इससे आसान क्या ही चीज होगा, सब डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कोई याद नहीं रखना है, F की वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ जिस गैस का पूछ रहा है, हर चीज F के टर्म्स में। बच्चों इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, इस टॉपिक का अगर मैं बात करूं तो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होता है गामा। किसी भी गैस का जो गामा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गामा एक्चुअली क्या होता है, तो किसी भी गैस का Cp और Cv का रेशियो होता है। मुझे लगता है सब पढ़ चुके हो, कोई नई चीज मैंने नहीं बता दी। Cp बाई क्या होता है, Cv होता है। तो गामा इज इक्वल टू होता है Cp/Cv। हमने सोचा कि एक काम करते हैं, गामा के लिए भी कुछ आसान तरीका लगाते हैं। तो हमने क्या किया कि गामा के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया, गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो क्या लिख सकते हैं, Fr/2 प्लस R बाई क्या लिख दिया, Fr/2। तो हमने देखा कि ये R तो सब में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा F/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई F/2। इसको हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो F/2 क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 1/F/2 हो गया, मिला के 1 प्लस 2/F हो गया। यानी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला गामा का आया, गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/F। गामा इक्वल्स टू आया हमारे पास 1 प्लस 2/F। और यहीं से हमारा शुरू हुआ कहानी मोनो एटॉमिक गैस की अगर बात करूं तो गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/F, कितना है 3 है, कितना हो गया 5/3। अगर मैं डाई के लिए बात करूं तो गामा कितना होता है 1 प्लस 2/5, कितना हो जाएगा 7/5। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो कितना हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2/6, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3। याद रखिएगा मोनो एटॉमिक के लिए होता था 1.66, डाई के लिए होता था 1.4 और ट्राई के लिए होता था 1.33। मुझे लगता है तो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ना, कोई मैंने नई चीज तो बताई नहीं है मैंने। बस मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप जनरल फॉर्मूला दिमाग में रखो गामा का। मैं आपको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा गामा सबका सारे गैस का अलग, Cp Cv अलग पढ़ा, मैं आपको 3 फॉर्मूला याद रखने को कह रहा हूं।
मैं आपको 3 फॉर्मूला याद रखने को कह रहा हूं, सीपीसीवी का ये फॉर्मूला और गामा का ये फॉर्मूला, ये 3 याद रखो, किसी भी गैस का कुछ भी निकाल लोगे आप, हर चीज जनरल टर्म्स में। और बच्चों इसी के साथ अगले दिन की क्लास की शुरुआत करूंगा, और अगले दिन 10-15 मिनट का पूरा ब्रीफ रिकॉल देने के बाद ही हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? कल ऑफलाइन में हम लोग शुरू जब करेंगे तो ये बेसिक में आपको पूरा जो आज क्लास में पढ़ा है उसका एक रिकॉल दूंगा, उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। मैं आपको वीडियो भेज देता हूं, जरूर देखें इस पूरे वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके काम को बहुत आसान करेगा, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। हाँ सिमरन बोलो। हाँ मृगांक, चलो अगले, आई कांट इवन से कि अगले लॉकडाउन में, बिकॉज अब होना नहीं है। मैं पीडीएफ तुरंत भेज दूंगा, अभी पीडीएफ तुरंत अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि कुछ लोगों का छूटा होगा। पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है? यू विल गेट इट। ओके बच्चों, चलो हैव अ नाइस डे। एंडिंग द सेशन।